बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारी डिस्कशन थी कि एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है उनके हवाले से कि उनको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, या कंपाउंड दिया हो तो हम उसके स्पेक्ट्रा के हवाले से क्या आइडिया ले सकते हैं कि उसका स्पेक्ट्रा कैसा आएगा, या स्पेक्ट्रा दिया है तो उससे हमने कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के प्रोटॉन जो है, या C13 NMR है तो किस तरह की कार्बन जो है स्पेक्ट्रा में मौजूद है। तो फर्स्ट ये टेबल आपका एक आपको आइडिया दे देता है कि कार्बन जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन एनएमआर के हवाले से तो वो किस तरह के, किस एनवायरनमेंट के प्रोटॉन किस वैल्यू के राउंड अबाउट आते हैं। ठीक हो गए। तो जैसे इसमें ये कार्बन सिंपल अल्केन्स के जो प्रोटॉन्स हैं, इनके हवाले से आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है इसकी तकरीबन यानी 0 से लेके 2 के राउंड अबाउट आती है। ठीक हो। इसी तरह जो sp2 हैबिटेशन वाली कार्बन के साथ जुड़ा हुई जो कार्बन है उससे अटैच जो प्रोटॉन आ गया, तो अब वो C डबल बॉन्ड C वाला है या कार्बोनाइल के नेबर में आ गया। ठीक है। इसी तरह ये एस्टर या एस्टर की कैटेगरी के साथ है, या C ट्रिपल बॉन्ड N वाला है। तो ये राउंड अबाउट आप देखें तो ये 2 से 3 के दरमियान, तो ये नीचे वाले कार्बोनाइल और सिंपल जो कार्बन कार्बन वाला है वो आप कह लें कि 1.5 से 3 के दरमियान है। 1.5 से 3 के दरमियान। और जो दूसरे कार्बोनाइल के साथ है या C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ है तो वो 2 से 3 के दरमियान है। इस तरह बेंजीन के साथ वाला भी, वो भी 2 से 3 के दरमियान है। और इसी तरह आपका जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन से डायरेक्ट अटैच प्रोटॉन है वो भी यहीं पे ही 1.7 से 2.7 यानी 1 से 3 के रेंज में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो आपको पता है ना, इसमें मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया था उसकी वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा लो आती है, हालांकि इसे आगे होना चाहिए था। अच्छा, इसी तरह हेट्रोएटम से जुड़ा प्रोटॉन SH है, NH है, OH है, तो वो उसकी रेंज ये 1 से 4 या 0.5 से 4-5 तक दी होती है। इसी तरह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ वो 4 से 7 आ गया। और एरोमेटिक सिस्टम में जो NH है वो 3 से 5 है, ये थोड़े से यानी डाउनफील्ड हो जाते हैं। इसी तरह कार्बोनाइल के साथ अमाइड, यानी अमाइड के अंदर जो प्रोटॉन नाइट्रोजन से जुड़ा प्रोटॉन है वो 5 से 9 की रेंज में आ जाते हैं। लेकिन इसमें ये चीज भी आपने ध्यान रखनी, जो हेट्रोएटम से जुड़े हुए प्रोटॉन होते हैं एसडी के नेचर होते हैं, तो बाज दफा ये हमारे चूंकि उसमें आयनाइजेशन की वजह से स्पेक्ट्रा में अपीयर नहीं होते, और होते भी हैं, और कई दफा ये अपीयर नहीं भी होते एसडी जो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये दूसरी वैल्यूज दी हुई हैं आपके कार्बन और उसके, ये अब नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है कार्बन, यानी सल्फर से अटैच्ड कार्बन है। ठीक हो। उनके जुड़ा हुआ प्रोटॉन जो है, अच्छा नाइट्रोजन और सल्फर वाला तो 2 से 3 की रेंज में, आयोडीन से जुड़ा हुआ वो 2 से 4, ब्रोमीन जो है वो 2 से 4, रफली आप जेल में रखने, क्लोरीन वाला 3 से 4 है। और इसी तरह ये सल्फोनिक जो है सल्फोनेट्स वगैरह, उसके अंदर जो है वो 3 के राउंड अबाउट है। इसी तरह ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ी कार्बन के भी प्रोटॉन है वो 3 से 4 की रेंज में आ रहा होता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसी 3 से 4। अच्छा, इस एस्टर की वजह से थोड़ा सा डाउनफील्ड भी जा सकता है, रफली आप जेल में रख सकते हैं कि 3 से 4 है, या 4 ज्यादा हो तो 4.5। अब जैसे ये वाला जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5 तक चला गया। इस तरह नाइट्रो से के करीब है तो वो भी 4 से 5 के दरमियान है, फ्लोरीन वाला भी 4 से 5 के दरमियान। तो ये एक रेंज आपने माइंड में सेट रखनी है कि इस रेंज में पीक आए तो किस नेचर के प्रोटॉन्स की वजह से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन से जुड़े प्रोटॉन जो है वो अल्कीन वाले 4.5 से 6.5 है, और एरोमेटिक वाले 6.5 से
8, उससे भी थोड़े डाउन चले जाते हैं, वही मैग्नेटिक एनएसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से। अल्डिहाइड का प्रोटॉन हो गया या एसिड का प्रोटॉन हो गए, तो ये 9 से 10 जो है वो अल्डिहाइड वाला है, और 11 12 के पास जो है वो एसिड वाला जो प्रोटॉन है वो आ जाता है। ठीक हो गए। अब इसमें कुछ इसने एग्जांपल दी, जैसे अल्केन्स है, इसमें आप देखेंगे तो आप ये एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन है, ये 6 7 8 है ना, एन ऑक्टेन है। अब इसमें जो कार्बन वाली दो कार्बन हैं, इनकी आप देखें ना, इस ये CH3 है, इसकी नेबर में CH2 है। ठीक हो, तो 2 की वजह से इसका आप कहेंगे सर ट्रिपलेट आएगा। और ये ए और ए का मतलब है ये दोनों एक जैसे हैं, तो ए की जगह पे ये ट्रिपलेट, और बाकी जो CH2 सेंटर वाले हैं वो राउंड अबाउट मल्टीपल की शक्ल में सेंटर में आ जाएंगे। इसने अलग अलग भी वैल्यूज रेंजेस भी बताई है कि किस नेचर का किधर आना चाहिए, और फिर इसने स्पेक्ट्रा भी दिए। ठीक हो गई, ये अल्कीन टाइप के दिए। यहाँ तो इसने नाम लिखे हैं, लिख दिए हैं वैसे, ये ट्रिपलेट वगैरह, ताकि आइडिया हो जाए कि सिग्नल कौन से, क्योंकि वैसे सिग्नल की शक्ल क्लियर नजर नहीं आ रही, तो नाम लिख के उसने समझाने की कोशिश की है। अब जैसे अल्कीन वाले में देख लें कि 1 2 3 4 और 5 मुख्तलिफ कैटेगरी में प्रोटॉन पड़े हुए हैं। तो आपके पास जो सिग्नल है, ये पांचों प्रोटॉन, पहले आपने देखना है कि इसमें प्रोटॉन है कितनी जगहों पे, फिर आपने देखना है उनका एनवायरनमेंट सेम है या डिफरेंट है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कितनी पीक्स आएंगी स्पेक्ट्रा में। जैसे 1 2 3 4 और पांचों ये डिफरेंट है ना, ये डबल बॉन्ड की वजह से और वो सिंगल बॉन्ड की वजह से ये दोनों आप डिफरेंट हो चुकी हैं। अगर ये भी सिंगल होता तो फिर ये दोनों एक जैसे ही होते, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये डिफरेंट हो गए, तो 5 आपके सिग्नल, ये यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपने उसकी स्प्लिटिंग देख लेनी है। स्प्लिटिंग आपको हेल्प कर देती है कि कौन सा प्रोटॉन का सिग्नल जो है ना वो कहाँ पे, जैसे आप देखें इस CH3 का ट्रिपलेट आना है, ठीक होगा, और ट्रिपलेट आपके पास सिर्फ एक ही है इस पूरे में, तो वो ये ए कैटेगरी का ट्रिपलेट आपने शो कर दिया कि ये इसी का ही है। ठीक है। अच्छा, बी वाले को देखें तो 3 2 5 और एक प्लस हो के 6, तो इसका सेक्सटेट आना चाहिए। ठीक है, तो सेक्सटेट भी एक ही है, तो ये सेक्सटेट जो है वो इस प्रोटॉन का हो गया। अच्छा, इस प्रोटॉन को देखेंगे तो इसकी नेबर में 2 है, 2 की वजह से इसका ट्रिपलेट आना चाहिए। अच्छा, ट्रिपलेट हमारे पास दो हो गए, एक ये ट्रिपलेट है और एक ये ट्रिपलेट है, एक ये ट्रिपलेट डी वाला और एक ए वाला ट्रिपलेट हो गया। अच्छा, दोनों में फर्क करने, एक 3 प्रोटॉन एक 2 है, 3 वाले का सिग्नल थोड़ा बड़ा होगा, 2 वाले का सिग्नल थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, एक फर्क तो ये है, सिग्नल की हाइट से आपको आइडिया हो जाता है। दूसरे नंबर पे अब आपको जब सिग्नल की शक्ल भी मैच हो जाए, तो फिर आपको उसकी वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि वो किस नेचर के प्रोटॉन है और कहाँ पे आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो प्रोटॉन CH3 का है, तो वो एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन से जुड़ा हो, और ये जो प्रोटॉन है वो एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसको थोड़ा डाउन फील्ड होना चाहिए, इसको अप फील्ड होना चाहिए। तो ये जो शुरू वाला ट्रिपलेट है ये इसी का ही है, और ये जो बाद में आया है चौथे नंबर पे 1 2 3, चौथे नंबर पे वो इसका ट्रिपलेट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो CH3 है, ये इसकी नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इसका सिंगलेट एक ही पीक आएगी, तो एक ही सिंगलेट ये C आपके पास मौजूद है। और जो E है CH2, जिसे लेगा डबलेट लिखा हुआ, और ये नहीं दो लिखा हुआ था, नहीं दो सिग्नल आपको नजर आ रहा है, एक नहीं है, मतलब एक सिंगल सिग्नल, जिसमें ये एक सिंगलेट सा बना हुआ सिंगल पीक, ऐसे इसका सिंगल पीक नहीं है। असल में वजह यही है कि ये जो डबल बॉन्ड के ऊपर दो प्रोटॉन आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड के प्लेन से अप है, एक डबल बॉन्ड के प्लेन से डाउन है, तो ये अप डाउन की वजह से ये एक जैसे नहीं रहते, ये एक जैसे नहीं रहते दिखने में। जो इनका एनवायरनमेंट है वो सब सेम है, लेकिन और मैग्नेटिकली ये इक्विवेलेंट नहीं है। आपको याद होगा हमने बात की थी, मोस्टली ऐसा होता है जो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें केमिकली तो इक्विवेलेंट है लेकिन मैग्नेटिकली वो इक्विवेलेंट नहीं रहते। जैसे यहाँ पे अब ये केमिकली तो इक्विवेलेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन मैग्नेटिकली ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे नहीं रहते, जिसकी वजह से एक दूसरे को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी ये प्रोटॉन उसको, दो है ना, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को आपस में कपलिंग शुरू कर देते हैं।
तो दो डबलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे असल में ई जो सिग्नल एक ही उसने इकट्ठा किया, यहाँ पे आपको दो डबलेट करीब करीब ही मिलेंगे, इतना फर्क नहीं होगा ना, क्योंकि एनवायरनमेंट जो इनका है केमिकल एनवायरनमेंट वो राउंड अबाउट ही है। ठीक हो, तो इस वजह से वो दो डबलेट आपको करीब करीब ही मिल जाएंगे। तीसरा ये मालिक्यूल है अल्काइंस का। अच्छा, इसमें देखें तो उसी कैटेगरी में जैसे उस में देखा था पहले, सिग्नल्स की शेप देख लें, फिर आप उस सिग्नल अगर सिग्नल मैच कर जाए तो फिर आप फील्ड और डाउन फील्ड को देख लें, कौन कोलेटिंग और कौन विथड्राइंग ग्रुप के करीब है, तो आप बड़ी आसानी से स्पेक्ट्रा को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, तो एरो बाकी सारी टेक्निक तो वही है, बस फर्क ये है कि एरोमेटिक वाले जो प्रोटॉन है वो एरोमेटिक रीजन में आएंगे, और एरोमेटिक रीजन में भी वो फिर, अब जैसे ये CH3 और ये CH2 है, तो ये दो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट यहाँ CH2Cl की वजह से और है, और ये नीचे वाले दोनों प्रोटॉन जो मिथाइल के आर्थो पोजीशन पे है वो CH3 की वजह से उनका एनवायरनमेंट और है। तो इन दो एक जगह आएंगे, ये दो एक जगह आएंगे, लेकिन आपस में कपलिंग की वजह से डबलेट होगा, ये दो भी डबलेट और वो वाले दो भी डबलेट की शक्ल में। तो दो सिग्नल दो डबलेट आपको ये 7 से ऑनवर्ड एरोमेटिक रीजन में नजर आएंगे। बाकी तो CH3 और CH2 वो सिंगल सिंगल ही पीक आएंगे। ठीक हो गए। इसी तरह मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड वगैरह दिए हुए हैं, आप इसी पैटर्न को सामने रखते हुए इसको देख सकते हैं, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ थोड़ी सी एक दो पॉइंट और है जो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आपसे। मसलन एक ये है, अच्छा इसमें जो अल्कोहल वाले में उसमें सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो प्रोटॉन है वो आपने पढ़ा था अभी कि 3 से 4 की रेंज में आ रहा होता, तो ये उसका सिग्नल ये हमने एडिशनल है, बाकी सारी चीजें उसी अंदाज से चलेंगी जो हमने डिस्कस की। ईथर में भी ऐसे ऑक्सीजन से जुड़े हुए डाउन फील्ड होंगे, बाकी उसकी निस्बत से अप फील्ड होंगे। अमीन्स में भी नाइट्रोजन से डायरेक्ट जो जुड़ा होगा वो थोड़ा डाउन फील्ड होगा, लेकिन ऑक्सीजन से जरा कम नहीं है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक चीज एडिशनल है, इसको आप जरा देखें, ये अल्डिहाइड वाले स्पेक्ट्रम है, ये वाला इसी तरह कीटोन में भी है कि ये जो सी सी जिसे इसने नाम दिया, और यहाँ सी की जगह दो मल्टीप्लेट है। ठीक है, दो अलग अलग सिग्नल शो की। मल्टीप्लेट किसे कहते हैं? अगर तो आप सिग्नल जो सिग्नल आपके पास आ रहा है उसको कोई नाम दे सकते हैं, ये डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, क्विंटेट है, थ्योरेटिकली जो आपको फील होता है कि इसे आना चाहिए और वहां वो मौजूद भी वैसे ही है, तो आप उसको वो मेंशन कर सकते हैं, उसका नाम लेके। लेकिन ऐसा हो कि आना उसे चाहिए था फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेट, ठीक हो, 8 पीक्स होनी चाहिए, लेकिन वो साइडों वाली कॉर्नर वाली इतनी छोटी होगी कि वो स्पेक्ट्रा के अंदर ही मर्ज होगी, बेस लाइन वो नजर नहीं आ रही, बस हमें वो 3 4 या 6 जो है ना वो पीक्स ही नजर आ रही है, ज्यादा 8 होनी चाहिए थी, 8 नहीं है। तो फिर उसको ऐसे सिग्नल को हम मल्टीप्लेट का नाम दे सकते हैं कि जैसा सिग्नल आना चाहिए था वैसा नहीं आया किसी वजह से, तो अब हम उसको सिग्नल का नाम नहीं दे रहे बल्कि उसको एक जनरल मल्टीप्लेट का नाम दे देते। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लेट का लफ्ज मेंशन करने का ये रीजन होती है। अच्छा, अब ये एडिशनल चीज जो यहाँ मेंशन मैंने करनी थी वो ये है कि जैसे ये सी वाला प्रोटॉन दो है, एनवायरनमेंट के हवाले से ये दोनों एक जैसे हैं और स्पेक्ट्रा में भी एक ही जगह आने चाहिए, लेकिन आप स्पेक्ट्रा में देखिए तो सी की इसने दो पीक शो की, इसका मतलब ये कि ये दोनों प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, केमिकली इस वक्त इक्विवेलेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। इस वजह से प्रोटॉन एंड एनआर में ये दो अलग अलग जगहों पे अपीयर हो रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, धोखेों की बात है। अच्छा, यही सेम इसी तरह का केस यहाँ कीटोन में भी है, यहाँ पे भी CH2 जो सी है उसकी दो पीक्स आई होंगी। अच्छा, इसमें अब क्या रीजन हो सकती है या क्या वजह है? तो असल में है ये कि ये जो आपका डी वाला कार्बन है, डी जो कार्बन आपकी है, इस कार्बन से जो 4 ग्रुप जुड़े हैं वो चारों डिफरेंट है। आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऐसी कार्बन को कायरल कार्बन का नाम देते हैं। तो ये कार्बन जो है डी डी वाली वो कायरल है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ फॉर्माइल ग्रुप,
एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप, तो 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल कार्बन होगी। अच्छा, कायरल कार्बन के साथ में जो प्रोटॉन कार्बन है, उसके नेबर में जो प्रोटॉन आते हैं, जैसे ये CH2 ग्रुप, 2 प्रोटॉन आ रहा है, तो ये 2 ग्रुप जो है वो एक जैसा बिहेव नहीं करते, वो उसकी अरेंजमेंट की वजह से कह लें। अब वो इक्वलेंट अरेंज, अच्छा, उस स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से आपने जो मैग्नेटिक फील्ड दी थी प्रोटॉन एनएमआर में, वो बराबर इन्होंने फील नहीं किए, किसी ने कुछ फील किया, दूसरे ने कुछ फेल किए, तो इस बराबर ना होने की वजह से इधर पीक जो उनकी स्पेक्ट्रा में पीक्स आती है वो भी अलग अलग आती हैं, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट की वैल्यू उनके लिए भी डिफरेंट हो जाती है। तो अब यहाँ आप ये ज़हन में रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी डिस्कशन तो इसमें नहीं, हमारी अभी जो इनिशियल स्टेज है इस पे स्पेक्ट्रा वगैरह के हवाले से, तो जब आप इसमें स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले खसूसन लोग जो हैं, वो जब ये NMR वगैरह डिस्कशन करते हैं तो उसमें फिर वो आगे से इनकी जो डिटेल है ना, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी वो डिस्कशन की जाती है। तो यहाँ सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब आप ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो तो ये स्पेक्ट्रा पे आके आप परेशान ना हो कि पीक तो 2 प्रोटॉन थे तो एक एक आनी चाहिए थी, ये 2 क्यों आ रही है, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा आपने इसमें देख लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा एक और चीज है आपकी यहाँ इसमें ना, एक एल्डिहाइड का हो गया, और एक इसी तरह ये कीटोन में भी यही इसी कार्य कार्बन की वजह से ये सेम सिचुएशन मौजूद थी, ठीक है। अब यहाँ मैं चूंकि डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे इस तरह के ना हमारे पास मुझे टाइप्स बोली जाती हैं, होमोटॉपिक बोला जाता है, इनएंशियोटॉपिक बोला जाता है, या प्रोकाइलर भी कहते हैं, डायास्टीलियोटॉपिक बोला जाता है, ठीक हो गया। तो वो सब्स्टिट्यूशन टेस्ट वगैरह करके हम आइडिया लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके बता सकते हैं कि ये किस तरह की इसके स्पेक्ट्रम में पीक्स आएंगी। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ उसने क्लासेस ली हैं, फंक्शनल ग्रुप से लेके हर एक का अलग अलग स्पेक्ट्रा उसने डिस्कस किया है, और ताकि उसको आप जो है वो आइडिया हो सके। उसके बाद यहाँ से उसने कंपाउंड मेंशन किए, मतलब नाम मेंशन किया है, और नीचे ये मालिक्यूलर फार्मूला कहीं दिया होगा, और बाकी उसने स्पेक्ट्रा शो कर दिया है। अब आपने इसको सामने रखते हुए उस कंपाउंड को स्पेक्ट्रा को सॉल्व करना है। उसके तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहला काम, इस तरह के स्पेक्ट्रा जितने भी आप सॉल्व करेंगे तो आपने पहला काम ये करना है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद फिर आप उसकी पीक्स को देखेंगे, ठीक होगा, इसमें कितने केमिकल एनवायरनमेंट सेम, कितने डिफरेंट, कितने, ठीक होगा। फिर आप अपने स्पेक्ट्रा को देखेंगे कि उसमें इतने सिग्नल आने थे, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर जैसे ये इथाइल एसीटेट है, तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो एक सेकंड मैं ड्रा करता हूँ इसको। अच्छा, इथाइल एसीटेट का बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का है, ये CH3 हो गए, उसके बाद कार्बन ऐड कर लें, इथाइल एसीटेट। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में आप पहले देखेंगे इसमें प्रोटॉन है कितने तरह, 1, 2 और 3 जगहों पे, और तीनों केमिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आपने कहा सर इस स्पेक्ट्रम में 3 पीक्स आएंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक इसकी वजह से। फिर अगली बात आपने शक्ल शेप उसकी देख लेना है कि इसकी नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं, तो आपने कहा सर ये एक सिंगलेट पीक आएगी। इनकी नेबर में आपने कहा सर 3 है, तो ये एक क्वार्टेट आएगा, ठीक है। और इसकी नेबर में चूंकि 2 हैं तो ये एक ट्रिपलेट की फॉर्म में आएगा। तो आपने कहा सर 3 पीक, एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट और एक सिंगलेट आएगा, ठीक होगा। तो आप स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो ये 3 पीक है, एक ट्रिपलेट है, एक ये क्वार्टेट है, और एक ये सिंगलेट है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी आपकी हेल्प कर सकती है, ये 3 3 और
दो, यानी क्वार्टेट दो की वजह से, सिंगलेट तीन प्रोटॉन की वजह से, और ट्रिपलेट भी तीन की वजह से। तो ये सिंगलेट भी तीन प्रोटॉन, ट्रिपलेट भी तीन, और आपके ये क्वार्टेट जो है वो दो की वजह से। तो इंटीग्रेशन भी बाद अब सिग्नल मैच हो जाए तो इंटीग्रेशन हमारी हेल्प कर लेती है कि भाई ये कौन सा सिग्नल किसकी वजह से है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का भी अंदाजा लगा, जैसे CH2 ऑक्सीजन के साथ है तो इसने 3 से 4 की रेंज में आना है। CH3 जो CH2 के साथ है इसने 2 1 जो है उसके राउंड अबाउट आना है। और ये जो CH3 कार्बोनाइल के साथ है ये 2 के राउंड अबाउट होगा। तो ये सिंगल 2 के राउंड अबाउट है, वो 1 के राउंड अबाउट है, और वो आपका 3 से 4 के राउंड अबाउट जो ऑक्सीजन के साथ लगे कार्बन, वो क्वार्टेट जो उसका आना है। ठीक हो। इसी तरह आप दूसरे जो ये कंपाउंड दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपने पहले नंबर पे आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने। और इसमें मैं नाम देखता जा रहा हूँ, कोई अगर मुश्किल नाम हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको शो कर देता हूँ, वरना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये। तो स्पेक्ट्रा आपने कोशिश करनी सारे एक दफा जो है ना वो सॉल्व करें सामने वैल्यूज को रख के। इसका एक फायदा तो ये होगा कि आपको स्पेक्ट्रा सॉल्व करना आ जाएगा। एक पेपर के हवाले से ये तैयारी हो जाएगी कि अगर पेपर में स्पेक्ट्रा दे दिया गया तो आप उसको देख के आइडिया लगा सकेंगे ये किस तरह का कंपाउंड का है। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और बात ये हो सकती है आपकी, यानी इस स्पेक्ट्रा को सॉल्व करने की में ये आपको हेल्प हो जाएगी कि जो मुख्तलिफ प्रोटॉन्स के एनवायरनमेंट की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज आपके सामने जो है वो रिवाइज बार बार आने की वजह से वो आपको काफी हद तक माइंड में बैठ जाती है। वो फिर पेपर में MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आपको हेल्पफुल हो सकती है। ठीक हो। स्ट्रक्चर्स तो ये सारे नॉर्मल ही हैं, कोई इतना को खास स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ तो ये 25 नंबर तो स्ट्रक्चर ही आने शुरू हो गए नाम। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर भी दिए हों। ये नाम है 29 पे, 30 पे भी नाम है। ठीक है जी। तो प्रोटॉन NMR तो आपका यहाँ तक जो है वो ओके हो जाता है, तो ठीक इजी है क्वेश्चन इसमें ना, नाम वगैरह भी। तो आप ट्राई करें, कोई अगर मुश्किल हो ना हो तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे स्ट्रक्चर और उसमें वगैरह के बारे में।